नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजायर आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 3। और इससे पहले जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, मैंने पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस कर दी, जहाँ पे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 प्री हिस्ट्री पेंटिंग के बारे में, और चैप्टर नंबर 2 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो आर्ट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्यन पीरियड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, आप इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं मौर्यन एम्पायर की, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे कि एक कंदाहार है, उसके बाद फिर मनसेहरा, तो जो भी मतलब सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट है, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट जैसे ब्रह्मगिरी, और जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट है, वो सभी चीज़ें आप लोग एक बार अपने नज़र से उतार लीजिएगा। उसका देखिए, उज्जैन जो है बहुत ही बड़ा जो है इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था। ठीक है, ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए। लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए आगे आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 6th सेंचुरी BC था, उस समय एक नया रिलीजन और सोशल मूवमेंट शुरू हुआ था। कहाँ पे? गंगेटिक वैली में। और वो कौन सा नया रिलीजन था? बुद्धिज्म और जैनिज्म। और ये दोनों ही श्रमण ट्रेडिशन के पार्ट थे। अब ये श्रमण ट्रेडिशन क्या होते हैं? श्रमण ट्रेडिशन वो ट्रेडिशन है जो कि ये लोग वेद में बिलीव नहीं करते हैं। कौन? श्रमणिक ट्रेडिशन वाले। ठीक है दोस्तों, तो श्रमणिक ट्रेडिशन वाले इस वेद में बिलीव नहीं करते हैं। दे डिड नॉट बिलीव इन वेदा। तो वही बुद्धिज्म और जैनिज्म भी किसका पार्ट है? श्रमण ट्रेडिशन का ही पार्ट है। अब देखिए, आपको एक और बात मैं यहाँ बताऊं कि यहाँ पे मौर्यन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म ही नहीं था, बल्कि आजीविका सेक्ट भी यहाँ पे मौजूद था। ठीक दोस्तों, अब देखिए, ये दोनों ही रिलीजन, जो बुद्धिज्म है और जो जैनिज्म है, ये दोनों ही रिलीजन ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि इसने अपोज किया। किसको अपोज किया? जो वर्ण और जो जाति का सिस्टम है हिंदू रिलीजन में, उसको बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने काफी ज्यादा अपोज किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो फाउंडर थे मौर्यन एम्पायर के। तो और उससे पहले कौन सा एम्पायर था? उससे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी यहाँ पे? तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझको बताइएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताऊं आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको फॉलो किया? उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। उसके बाद जो बेटे होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, वो क्या फॉलो करते हैं? वो आजीविका सेक्ट को फॉलो करते हैं। तो वही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मौर्यन टाइम में सिर्फ और सिर्फ जैन और बौद्ध ही नहीं थे, बल्कि आजीविका सेक्ट के भी लोग मिलते हैं। वो भी आजीविका सेक्ट भी प्रचलित थी, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि बुद्ध और जैन धर्म। उसका देखिए, जो अशोक हैं, वो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, जो मगध है, मगध सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम बना, और इसने जो रीजन है उसको, मतलब जो इंडिया का, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आप देखिए काफी ज्यादा इसने रूल किया। ठीक है, कई जगहों पे इसका राज फैला हुआ था। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो 4th सेंचुरी BC आई, 4th सेंचुरी BC मौर्य एम्पायर इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, 6th सेंचुरी में बौद्ध और जैन धर्म आते हैं, और 4th सेंचुरी में मौर्य डायनेस्टी जो है रूल करने लगती है मगध पे। अब देखिए, इनका जो पावर था वो काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, 3rd सेंचुरी तक आते आते, और जो अशोक थे, अशोक सबसे पावरफुल रूलर थे मौर्यन डायनेस्टी के, और इन्होंने श्रमणिक ट्रेडिशन को पैटर्नाइज किया। श्रमणिक ट्रेडिशन कौन वाला श्रमणिक ट्रेडिशन? देखिए, यहाँ पे आपको दो मिल रहा है ना, बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो इन्होंने बुद्धिज्म को चुना था। किसने? बौद्ध धर्म को चुना था अशोक ने। ठीक दोस्तों, अब देखिए, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी, जो भी रिलीजन फॉलो किया जाता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन में नहीं था, बल्कि कई तरीके की वर्शिप करने, मतलब कि पूजा करने का कई तरीका था यहाँ पे। और देखिए, जो वर्शिप किया जाता था यहाँ पे, जो पूजा किया जाता था, किसका किसका? यक्ष की पूजा की जाती थी, और एक मदर गॉडेस भी, मतलब कोई देवी की भी पूजा काफी ज्यादा इस समय प्रचलित थी। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फॉर्म था यक्ष का पूजा करना और जो देवी है उनका पूजा करना, वो बुद्धिज्म में भी, बौद्ध धर्म में भी इनका पूजा किया जा रहा था। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी किसका? यक्ष का। ये बात भी याद रखिएगा।
ठीक दोस्तों, तो जो यक्ष के जो पूजा कर किया जा रहा था वो बौद्ध धर्म में भी यक्ष का पूजा किया जा रहा था, बौद्ध धर्म जैन धर्म में। चलिए आगे बात करते हैं पिलर स्कल्पचर एंड रॉक कट आर्किटेक्चर। तो देखिए दोस्तों, जो स्तूप होते हैं और विहार, और तो पहले आपको ये बता दूं, विहार और चैत्य ये दो टर्म हैं। तो विहार किस लिए होते हैं? विहार जो है जहाँ पे लोग रहते हैं, जो मॉन्क जो रहते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, वो लोग जहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं विहार। और जहाँ पे जो बुद्धिस्ट मॉन्क वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उसको क्या बुलाता है? उसको बोलते हैं चैत्या। ठीक दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद स्तूप क्या होते हैं? जहां पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चीज या फिर बुद्ध के बॉडी का पार्ट, जैसे कि उनका दांत, नाखून, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसको जो है वहां पे दफना के और उसके ऊपर एक माउंड बना देते हैं। माउंड मतलब एक गुंबद के तरीके से बना देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्तूप। ठीक दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, पहले एक और बात आप इसको देखिए, जो आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कौन सा है? लायन कैपिटल है सारनाथ का। तो यहाँ देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, जहाँ पे ये जिसके ऊपर ये पूरा मूर्ति जो है शेर वाली ये जो टिकी हुई है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एबकस। अब ये जो एबकस होता है ये सर्कुलर भी रहता है और रेक्टेंगुलर भी रहता है। अभी आगे आपको अभी मैं बताऊंगा। और यहाँ पे कितने जानवर हैं? यहाँ पे टोटल 4 जानवर है। और ये जो चक्र है, ये चक्र किसको शो करता है? ये चक्र शो करता है धर्म चक्र परिवर्तन को। ठीक दोस्तों, किसको? ये जो व्हील है, व्हील जैसा दिख रहा होगा ना, तो किसको शो करता है? धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब जब गौतम बुद्ध ने जब अपना जब फर्स्ट सरमन जब दिया था, पहली बार जब अपना सरमन दिया था, तब उसको शो करता है ये जो सर्कुलर व्हील है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्तूप और विहार जो हैं काफी ज्यादा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के पार्ट बने। कई ढेर सारे स्तूप और विहार बनाए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्तूप और विहार ही नहीं बनाए गए, कई स्टोन पिलर, रॉक कट केव और मोनुमेंटल फिगर भी इस समय बौद्ध धर्म के समय बनाए गए हैं, मतलब कि मौर्य काल के समय बनाए गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेडिशन है पिलर बनाने का, ये बहुत ही पुराना है। ठीक दोस्तों, और ये जो है ये आपको एक्मेनियन एम्पायर में भी मिलेगा और मौर्यन एम्पायर में भी। तो देखिए ये जो, लेकिन जो एक्मेनियन एम्पायर में जो रॉक कट के वो पिलर जो हमको मिलते हैं, वो जो मौर्यन एम्पायर के जो पिलर हैं उससे अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? तो देखिए, जो मौर्यन पिलर हैं वो एक रॉक कट पिलर हैं, जो कि अब देखिए इसी फिगर को आप समझिएगा। तो ये जो पूरा पूरा स्तूप है, जैसे वो पूरा पिलर है ना ये, अब ये पूरा पूरा पिलर को ये एक ही रॉक रहा होगा, एक चट्टान रही होगी। तो इसको छीनी हथौड़ी से काट काट के जो है इसको ऐसा शेप दिया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टोन को जोड़ा गया यहाँ पे, इस तरीके से ना करके एक ही स्टोन को कार्व करके उसको काट के छीनी हथौड़ी से तराशते हुए उसको जो है बनाया गया है। लेकिन वहीं अगर एक्मेनियन पिलर की बात करें तो वो सब क्या करते थे, वो सब छोटे छोटे पत्थरों को मतलब एक दूसरे से जोड़ के बनाते थे। ठीक है, कि ये जो शेर वाला है ये अलग पत्थर का होगा, फिर ये अलग हो, फिर इन दोनों को किससे जोड़ देंगे? एक मैसन से जोड़ दें। तो इस तरीके से बनाते थे कौन? एक्मेनियन। लेकिन जो मौर्यन थे वो एक ही रॉक को तराश के बनाते थे। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए अब देखिए दोस्तों, जो स्टोन पिलर हैं वो मौर्यन एम्पायर में जो मिलती हैं, तो उनके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शन भी लिखे होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखे रहेंगे इंस्क्रिप्शन, चाहे जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे अशोक के काल में। अब देखिए दोस्तों, ये जो सबसे ऊपर का जो पोर्शन रहता था, जो भी पिलर बनाया जाता था, उसमें एक कैपिटल फिगर होता था। जैसे कि कौन कौन से होते थे? बुल होगा, या फिर बुल मतलब बैल, लायन, शेर, एलिफेंट, हाथी, तो ये सभी चीजें रहती थी। इस तरीके के जानवर रहते थे। ये जो फिगर है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप शेर है ना सबसे ऊपर, तो उसी की बात की जा रही है। उसका देखिए जितने भी कैपिटल फिगर होते थे उनके वो एक किसके ऊपर रखे होते थे? या तो स्क्वायर या तो सर्कुलर एबकस में, एबकस के ऊपर। यही बात जो मैंने बताया ना, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन स्क्वायर भी रहता था या फिर सर्कुलर भी रहता था, और इसको क्या कहते हैं? इसको एबकस बोला जाता है।
अब देखिए ये जो एबकस रहता था इसको डेकोरेट किस तरीके से किया जाता था कि लोटस की तरीके से इसको डेकोरेट किया जाता था। और कुछ एग्जिस्टिंग पिलर जैसे कि जो कैपिटल फिगर कहाँ कहाँ पे हमको मिलती हैं, बसारा बखीरा में, लौरिया में, नंदनगढ़ में, रामपुरवा में, सनकीसा में और सारनाथ में। अब देखिए दोस्तों जो मॉडर्न पिलर मिली है सारनाथ में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और ये किसको शो करता है, लॉयन कैपिटल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शेर बना हुआ है ना सबसे ऊपर, जो कैपिटल फिगर कौन सा किसका है, शेर का है। और उसके बाद ये सब एक फाइनेस्ट एग्जांपल है किसकी, मौर्यन स्कल्पचर ट्रेडिशन की। और ये जो सारनाथ पे जो लायन कैपिटल है ये हमारा नेशनल एम्बलम भी है। उसके बाद देखिए इस लॉयन कैपिटल पे क्या क्या है, एक तो दहाड़ता हुआ शेर है, रोरिंग लॉयन है, जो कि एबकस सर्कुलर एबकस के जरिए स्टैंड है, मतलब खड़ा किया गया इसको। उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो सर्कुलर एबकस है इसके ऊपर भी, इसको भी कार्व किया गया, इसको भी तराशा गया और उसके ऊपर कौन कौन से फिगर बनाए गए हैं, हॉर्स, बुल, लॉयन और एलिफेंट। और उस पे जो है देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ना, ये यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा ये हाथी है, इसी तरीके से यहाँ पे हॉर्स भी होगा, बुल भी होगा और लॉयन। टोटल यहाँ पे 4 जानवरों के फोटो है, मतलब फिगर है। और एक तो लॉयन कैपिटल सबसे ऊपर हो गया। और ये जो चक्र जैसा जो आपको दिख रहा है ये किसको शो करता है, ये धर्म चक्र परिवर्तन को शो करता है, जो भी आपके नीचे अभी पढ़ेंगे आप। और उसके बाद देखिए यही बात यहाँ कही जा रही है कि कैपिटल का सिंबल क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन, जो क्या दर्शाता है, जो फर्स्ट सरमन जो गौतम बुद्ध के द्वारा जो दिया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों जो मोनुमेंटल इमेजेस हैं किसकी किसकी मिलती हैं, यक्ष की मिलती हैं, यक्षनी या फिर कई ढेर सारे एनिमल्स के भी मोनुमेंटल इमेजेस मिलते हैं। और ये जो रॉक कट केव है ये किस पीरियड का, ये 3rd सेंचुरी बीसी का है और इंडिया के कई ढेर सारे पार्ट में, अलग अलग पार्ट में पाया जाता है। और जो यक्ष की जो पूजा जो की जाती थी ये दिखाता है कि वो भी पॉपुलर था। और ये जो यक्ष का जो पूजा जो किया जाता था, तो बौद्ध धर्म से पहले भी, बौद्ध और जैन धर्म के आने से पहले भी यक्ष का पूजा किया जाता था। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब प्रचलित जब हो गया तो उसके बाद भी उस समय भी यक्ष की पूजा की जाती। तो देखिए यही फोटो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अपने। अब देखिए दोस्तों यक्ष के और यक्षनीज के कई ढेर सारे हमको स्टैचू मिलती हैं, बड़े बड़े स्टैचू मिलती हैं, कहाँ कहाँ पे, पटना में, विदिशा में, मथुरा में। और ये जो भी मोनुमेंटल इमेजेस हैं, जो भी इमेजेस हैं ये किस पोजीशन में है, स्टैंडिंग पोजीशन, देख रहे होंगे खड़े हुए, बैठे हुए या फिर नाचते हुए नहीं दिखाए जा रहे हैं, खड़े हैं ना, दिख रहा होगा आपको, तो खड़े हुए इनके इमेजेस हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे डिस्टिंग्विशेबल एलिमेंट क्या है जिससे कि हम अलग जो कर सकते हैं क्या, कि ये जितने भी इमेजेस हैं ये सब इनके ऊपर क्या किया गया, ये पॉलिश सरफेस से पॉलिश सरफेस की है, ठीक है, मतलब इस पे पॉलिश किया हुआ है। अब देखिए दोस्तों जो सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है यक्ष के फिगर का, जो मोनुमेंटल इमेजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे है, दीदारगंज में, पटना, और जो कि बहुत ही बड़ा है यही, ठीक है। ये जो फोटो है ये काफी बड़ा है और बहुत ही मतलब बड़ा मतलब बहुत ही लंबा है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों ये बताता है कि सेंसिटिविटी को बताता है कि जो ह्यूमन फिजिक है उसको बनाने में, मतलब उसकी सेंसिटिविटी किस तरीके से थी। और ये जो इमेज है, इमेज के ऊपर पॉलिश सरफेस है। उसका देखिए दोस्तों टेराकोटा फिगर भी मिलते हैं यहाँ पे। अब देखिए टेराकोटा क्या होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में टेराकोटा क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में बताया था, जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के वाले लेक्चर में बताया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। उसके बाद देखिए दोस्तों एक रॉक कट एलिफेंट भी मिलता है, कहाँ पे, धौली, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। वो बताता है, वो भी हमको मतलब जानवरों के भी रॉक कट फिगर्स मिलते हैं। अब देखिए जो अशोक हैं, अशोक के भी यहाँ पे रॉक इडिक्ट मिलते हैं। अब देखिए जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जो रिमार्केबल है, वो अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो देखिए जो रॉक कट केव हैं जो कि कार्व कहाँ पे, मतलब कहाँ बनाए गए हैं, बराबर हिल। अब ये बराबर हिल कहाँ पे है, गया के पास है, बिहार में, जिसको क्या कहा जाता है, लोमस ऋषि केव। और ये किसने बनवाया था, इसको अशोक ने बनवाया था, ये बात याद रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि लोमस ऋषि केव किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। तो देखिए ये जो केव है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इस केव को। और ये जो दोस्तों केव है लोमस ऋषि केव, इसको किस तरीके से डेकोरेट किया गया है, एक सेमी सर्कुलर चैत्य बनाया गया है। जब मतलब जैसे जो
आपका केव है, केव के एंट्रेंस के पास एक चैत्य बनाया गया है जो कि सेमी सर्कुलर शेप में है। अब चैत्य क्या होते हैं, चैत्य में वर्शिप किया जाता था, ठीक है दोस्तों। और इस चैत्य में एलिफेंट के भी फिगर्स मिलते हैं। और जो इंटीरियर हॉल है इस केव का, लोमस ऋषि केव का, वो जो है एक रेक्टेंगुलर चैम्बर, मतलब एक जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, जहां पे एक सर्कुलर चैम्बर मिलेगा आपको पीछे की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस कहाँ पे लोकेटेड है, जो साइड वॉल है, जो साइड का जो दीवार है हॉल का, उसके पास में जो है एंट्रेंस है, मतलब जहां से हम अंदर घुसेंगे उसके लिए। ये जो केव है ये पैट्रोनाइज किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। किसके लिए, आजीविका सेट के लिए। तो ये देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग ज्यादातर यही जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को ही ज्यादा प्रचलित किया, लेकिन अशोक ने आजीविका सेक्ट के लिए भी काम किए हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि क्या अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या अशोक ने सिर्फ ओनली बौद्ध धर्म के लिए ही काम किए, तो ऐसा नहीं है, आजीविका सेक्ट के लिए भी काम किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्योंकि इनके पिताजी जो थे उन्होंने आजीविका सेक्ट को ही अपनाया था। अब इनके पिता का नाम क्या था, आप एक कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये जो दोस्तों लोमस ऋषि केव है, ये एक लौता एग्जाम्पल है इस पीरियड का, जो कि आजीविका सेट के लिए बनवाया गया था अशोक के द्वारा। उसका देखिए कई ढेर सारे बुद्धिस्ट केव भी हैं जो कि हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में मिलती हैं। उसका देखिए दोस्तों जो पॉपुलैरिटी थी बुद्धिज्म और जैनिज्म की वो काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से हमको स्तूप और विहार बहुत ढेर सारे, मतलब ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू और किसी रिलीजन से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा किसके मिलते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म धर्म के जो भी स्तूप और विहार हैं। उसका देखिए दोस्तों कुछ और भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं किसके, ब्राह्मणिकल गॉड, जो हिंदू गॉड जो हैं, जैसे कि आपके विष्णु हो गए, शिव हो गए, तो उन जो ब्राह्मणिकल गॉड हैं उनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके भी कुछ स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे इनके, मतलब इस टाइम पीरियड के। उसका देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए कि जो भी स्तूप हैं वो कंस्ट्रक्ट किसके ऊपर किसके लिए की गई हैं, बौद्ध धर्म के लिए की गई। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी स्तूप बौद्ध धर्म के लिए की गई हैं, राजगृह में, वैशाली में, कपिलवस्तु, अलकप्पा, रामग्राम, वैथाडीपा, पावा, कुशीनगर और पीपलवीना। तो ये सभी यहाँ पे जो भी स्तूप हैं वो किसके लिए है, वो बौद्ध धर्म के लिए ही बनाया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पे बनाए गए हैं, जो कि गंगेटिक वैली के पार्ट हैं, जो गंधार और जो अवंती हैं, वहाँ पे भी आपको बौद्ध धर्म से रिलेटेड रेलिक्स आपको मिलेंगे, जो कि गंगेटिक वैली के पार्ट नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन बताइए कि अवंती और गंधार का लोकेशन क्या है। देखिए मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, अगर आप मान लीजिए आपको नहीं भी आता है तो आप इसको गूगल करिएगा। अगर आप एक बार सर्च कर लेंगे ना दोस्तों तो आपको सभी चीज़ें याद होती चलेंगी। नहीं तो इतने ढेर सारे फैक्ट हैं इस चैप्टर में, आप भी देख रहे होंगे कि आपको याद करने में मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को समझिए यहाँ पे कि यहाँ एबेकस क्या होता है, जो व्हील जो था सर्कुलर व्हील वो किसको शो करता है, धर्मचक्र परिवर्तन को, तो धर्मचक्र परिवर्तन क्या है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। उसका देखिए स्तूप, विहार और चैत्य ये किसके पार्ट थे, ये बौद्ध और जैन धर्म के पार्ट थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें कि किसके सबसे ज्यादा स्तूप, विहार और चैत्य हैं, तो वो बौद्ध रिलीजन के लिए, बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए सबसे ज्यादा बनाए गए हैं, ठीक है। ये स्तूप, विहार और चैत्य दोनों ही बुद्ध और जैन दोनों ही धर्म के लिए हैं, लेकिन मतलब दोनों ही धर्म के लिए बनाए गए थे। कुछ बुद्ध के लिए हैं तो कुछ जैन के लिए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा नंबर किसका है, बौद्ध धर्म का है। अब देखिए दोस्तों अगर सबसे शानदार एग्जाम्पल की बात करें स्तूप, जो स्तूप स्ट्रक्चर का, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी में बनाई गई थी, कहाँ पे, बैराज, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में। और ये एक बहुत ही बड़ा स्तूप है, और इसका जो माउंड है, जो ऊपर का जो सिरा है वो कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर माउंड है। और इसमें जो है एक सर्कमएम्बुलेटरी पाथ भी है। अब ये क्या होता है सर्कमएम्बुलेटरी पाथ, तो स्तूप के चारों तरफ जो है घूमने के लिए एक गोला, मतलब एक सर्कुलर पाथ रहता है, ठीक है, जिसको कि आप प्रदक्षिणा पाथ भी कहते हैं। अभी आपको दिखा दूंगा मैं, इमेज अगर होगी यहाँ पे तो। उसका देखिए तो सांची में भी स्तूप है, ये भी किसके लिए, बौद्ध धर्म के लिए ही है, जो कि अभी हम अगले लेक्चर में, मतलब नेक्स्ट बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी किससे बनाई गई है, ये ब्रिक से बनाई गई, ईंटों से बनाई गई, किसके टाइम पीरियड में, अशोक के टाइम पीरियड में, ठीक दोस्तों। और बाद में इसको किसके द्वारा कवर किया गया था, स्टोन से, और कुछ एडिशन भी किए गए थे, इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे बाद में जो भी रूलर्स वगैरह आए।
उसके बाद देखिए दोस्तों, ज्यादातर स्तूप जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किसके लिए किए गए थे, जिससे कि पॉपुलैरिटी हो सके किसकी, बौद्ध रिलीजन की। और देखिए जब सेकेंड सेंचुरी बीसी जब स्टार्ट होती तो उस समय कई ढेर सारे इंस्क्रिप्शनल एविडेंस मिलते। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, जो लिखते हैं ना, जो किसी भी स्तूप पे या मान ली यही मूर्ति, इसके ऊपर मैं कुछ लिख दूं तो उसी को बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इस इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस मिलते हैं किसके, कि किसने स्तूप के लिए, स्तूप को बनाने के लिए किसने पैसा किसने दिया था, कौन डोनर था, ठीक है दोस्तों, और किस टाइम में वो स्तूप बनाए गए हैं। तो ये सभी चीजें हमको स्तूप पे लिखी हुई मिलती हैं। और हमारी जो डोनर जो था उसका प्रोफेशन क्या था, ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, जो पैट्रोनेज जो दिया जाता था, मतलब किसके अंडर में स्तूप बनाए जाते थे, वो ज्यादातर किसके अंडर बनाए थे, गहपति या फिर किंग। अब ये गहपति क्या होते हैं, तो गहपति जो बड़े बड़े जो लैंड ओनर, जो जमींदार जो होते हैं खूब बड़े बड़े, उनको क्या कहा जाता है, गहपति। और राजा भी स्तूप को बनवाते थे। अब ये जो डोनेशन जो दिया जाता था, इसका भी मेंशन किया गया है मतलब कई स्तूप के पास जो है किसने इसको बनवाने के लिए डोनेशन दिया है, ये सभी बातें भी बताई गई हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने देखा कि जो बनवा रहा है, डोनेशन जो दे रहा है बनाने के लिए, उसका नाम तो लिखा हुआ मिला, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं स्तूप के जहां पे आपको जिसने, जो आर्टिस्ट जो था जिसने बनाया है, उसका भी नाम उस पे लिखा हुआ। जैसे कि जो कान्हा जो है कहाँ पे है, पीतल कोहरा में, वहां पे भी वहां बताया गया कि किसने जो है बनवाया था, किसने बनाया था उसको, मतलब जो आर्टिस्ट है उसका, या फिर उसी का डिसिपल कौन, बालका, उसने किसको बनवाया था, कोंडन केव को। अब देखिए दोस्तों, जो आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट कैटेगरी कैसी थी, कई ढेर सारे थे। जैसे कुछ स्टोन कार्वर जो कि पत्थरों पे कार्व करते थे, पत्थरों पे तराशते थे, पत्थरों को उस पे जो भी स्ट्रक्चर बनाना उसको बनाते थे। गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर, कारपेंटर, ये सभी कई ढेर सारे तरीके के आर्टिस्ट रहते थे। और इनको जो है, इनका मेंशन मतलब इनके बारे में लिखा हुआ है, जो भी इंस्क्रिप्शन है उसमें इनका मेंशन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, जो मेथड था वर्किंग का, चलिए इसको पहले बाद देखते हैं। ये तो देखिए, ये एलिफेंट केव कहाँ पे, धौली में है। और ये जो लोमस ऋषि केव था, तो आप देखिए जो एंट्रेंस की जो मैंने बात की थी ना, कि सेमी सर्कुलर एंट्रेंस है, तो देखिए सेमी सर्कुलर है ना, आधा ही सर्कल बना हुआ है एंट्रेंस पे। तो यही बात मैं आपको बता रहा था। तो देखिए, आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास बुक है तो आप बुक को खोल के अपने साइड में रखिए, तब इस लेक्चर को देखिए, तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। उसका देखिए, अब हम दोस्तों कुछ फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि जो लायन कैपिटल है सारनाथ का, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लायन कैपिटल है सारनाथ का, ये कब डिस्कवर किया गया था, 100 साल पहले। कहाँ पे, सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी के पास है। और इसको जो है सारनाथ लायन कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों, ये जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल है किसका, स्कल्पचर का, मौर्यन पीरियड का। और ये क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था, क्या दिखाने के लिए, जो फर्स्ट सरमन, जो कि जिसका धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं, जो गौतम बुद्ध ने जो पहला जो सरमन जो दिया था सारनाथ में, उसको दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए इस लायन कैपिटल को बनाया गया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था इसको। अब देखिए दोस्तों, शुरू में ओरिजिनली जो है ये इस लायन कैपिटल टोटल 5 पार्ट थे। एक साफ्ट था जो कि टूट गया है। उसके बाद एक लोटस बेल, एक ड्रम था जिसके नीचे जो है टोटल 4 एनिमल, वो भी किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपसे पूछ सकते हैं कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लोग चलते हुए दिखाए गए, ठीक है। उसका देखिए, ये जो फिगर है इसमें टोटल 4 लायन दिखाए जाएंगे और एक क्राउनिंग एलिमेंट भी था। क्राउनिंग एलिमेंट मतलब कि इस शेर के ऊपर एक छत भी था, तो लेकिन वो जो है वो छत जो है टूट गया है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। क्राउनिंग एलिमेंट क्या है, छत था इस शेर के ऊपर, ठीक दोस्तों। और इस क्राउनिंग एलिमेंट को क्या कहते थे हम लोग, धर्म चक्र कहते थे। देखिए दोस्तों, इस फिगर में आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही शेर दिख रहे होंगे, 1, 2 और ये 3, लेकिन इसमें टोटल 4 शेर है। एक जो है इस शेर के पीछे भी एक शेर है, ठीक है। तो टोटल कितने शेर है यहाँ पे, 4 लायन है। देखिए दोस्तों, जो लायन कैपिटल है, बिना क्राउनिंग व्हील और लोटस बेस के, हमने इसको क्या अपनाया है, अपना नेशनल एम्ब्लेम के तौर पे। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, नेशनल एम्ब्लेम है इंडिया का। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्या है, इसको कहते हैं एबकस, या फिर और क्या कहेंगे, एबकस भी कहते हैं या ड्रम कहते हैं।
और इसमें टोटल 4 एनिमल हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बात याद रखिएगा। जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी दिशा में ये लोग चल रहे हैं। और कौन कौन 4 एनिमल हैं? एक बुल है, आपको दिख रहा होगा बुल, उसके बाद एक हॉर्स है, एक लॉयन है और एक एलिफेंट। ठीक दोस्तों, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए हर एक जानवर के बीच में आपको एक चक्र दिखाई दे रहा होगा, हर 2 जानवरों के बीच में। ठीक दोस्तों, और टोटल यहाँ टोटल कितने चक्र होंगे? तो 4 चक्र हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक चक्र है, फिर यहाँ पे एक चक्र होगा, फिर यहाँ पे, और जस्ट इस चक्र के पीछे भी एक चक्र है। आप इसको चाहे चक्र कह लीजिए या फिर व्हील कह लीजिए, दोनों ही बात एक ही है। और इस चक्र में टोटल 24 जो है 24 स्पोक हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे नेशनल फ्लैग में भी है ना 24 स्पोक, तो उसको यहीं से लिया गया। ठीक है, टोटल कितने स्पोक हैं? 24 स्पोक हैं। अब ये देखिए दोस्तों, चक्र क्या शो करते हैं? चक्र जो है शो करते हैं किसको? धर्म चक्र को। ठीक दोस्तों, जो कि एक पूरी तरीके से एक बुद्धिस्ट आर्ट है। और हर एक एनिमल वो क्या शो करते हैं कि जितने भी एनिमल जो बनाए गए हैं वो उभरते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें चिपका के, आपको दिख रहा होगा ये उभरे हुए हैं ना, मतलब ये जो पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा सा बाहर निकले हुए, तो यही बात कही गई यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है कि ये लोग दौड़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्कुलर एबेकस जो था इसको सपोर्ट कौन दे रहा था? एक लोटस जैसा फिगर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये लोटस जैसा है, तो यही जो है इसके ऊपर जो है एबेकस को रखते हैं, तो एबेकस के ऊपर ये, तो ये टोटल मिल के जो है हमारा लायन कैपिटल बनते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं ये शाफ्ट के ऊपर रहता है। कौन? ये जो लोटस जैसा फिगर आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक जो है लाइन आपको बहुत ही अच्छे से कार्व की गई होगी। ठीक है, मतलब हर एक जो लोटस का जो पार्ट है, देखिए कितने अच्छे से कार्व किया गया था, कितने अच्छे से इसको जो है बनाया गया था, वो भी उस समय जब इतनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। और इस पे जो है इसको पॉलिश भी किया गया है, देख रहा होगा आपको, शाइनिंग सरफेस है इसका। अब देखिए एक और लायन कैपिटल हमको सांची में भी मिलती है, लेकिन उसका वो काफ़ी ज़्यादा टूट फूट गया है। ठीक दोस्तों, और उसका भी मोटिव कैसा है? लायन कैपिटल पिलर ही है वो भी। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके नीचे जो थी, इसके नीचे क्या थी? एक शाफ्ट थी जो कि अब टूट चुका है। ठीक है, तो इसके नीचे भी एक शाफ्ट थी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए कई साल हो गए इसको बने हुए, तो उस वजह से जो फिगर था वो जिस तरीके से बनाया गया था उस तरीके से रह नहीं गया, कई मतलब टूट भी चुके हैं। चलिए अब बात करेंगे दीदारगंज में जो यक्षिणी की जो फोटोज है उसके बारे में। तो देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये क्या किसकी फिगर है? यक्षिणी की। कहाँ पे है? दीदारगंज में, जो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था। और भी कई ढेर सारे फिगर्स हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। देखिए आप फिगर्स को देखते हुए चलिए, तभी आपको जो है मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि जो दीदारगंज है कहाँ पे है? पटना के पास है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने क्या चीज़ पकड़ रखा है? जो पंखे जैसा कुछ जो है पकड़ रखा है। किस लिए? जो आपको पता होगा, आपने कभी कोई पिक्चर वगैरह देखी होगी पुराने जमाने की, तो उसमें आपको अगर राजा महाराजा वाली, तो उसमें आपको दिखाते होंगे ना कि राजा को हवा करते रहते, तो उसी तरीके से इन्होंने पकड़ रखा है एक पंखे तरीके का स्ट्रक्चर। और ये फिगर कहाँ पे रखे गए हैं? ये फिगर जो है पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक बिल्कुल ये सीधी जो है खड़ी है ना, स्टैंडिंग फिगर है, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो हाथ में इन्होंने पकड़ रखा है फ्लाई जैसा। और इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है चौरी, जो इन्होंने जो पकड़ के जो रखा अपने, और किस हाथ में पकड़ा है? राइट हैंड में। और जिनका जो बायां हाथ जो है, वो बायां हाथ इनका नहीं है, वो बायां हाथ टूट चुका है। देखिए यहाँ पे बायां हाथ टूट चुका है। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो कई ढेर सारे फिगर्स जो हैं जो एक साथ कलेक्टिव रहे होंगे, वो अब आज के डेट में उनका कुछ ही पोर्शन मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि वो सभी फिगर्स जो थे वो टूट चुके हैं। और इनको कौन पेट्रोनाइज किया जा रहा था किसके समय में? क्योंकि कई साल हो गए, उसके बाद कई नए नए रूलर आए होंगे, किसी को ये चीज़ें नहीं पसंद आई होंगी, तो उन्होंने काफ़ी हार्म पहुंचाया इसको। उसका देखिए जो ट्रेडर हैं, जो व्यापारी जो थे, उन्होंने भी डोनेशन दिया था इन स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, तो उनके भी नाम जो है रिकॉर्ड किए गए हैं जब उन्होंने डोनेशन दिया है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि जैसे समय बीतता गया तो स्तूप बनने का काम खत्म हो गया, आगे भी चल के स्तूप बनाया गया, लेकिन उसमें कुछ और भी एडिशन किए गए। ठीक है दोस्तों, और उसमें जो सर्कमएम्बुलेटरी पार्ट जो था, उसमें रेलिंग ऐड कर दिया गया कि उसके चारों तरफ रेलिंग रहेगा, और उसका काफ़ी ढेर सारे डेकोरेशन भी किए गए।
और कई ढेर सारे स्तूप जो हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया बनाए गए हैं। और कब, जो सेकेंड सेंचुरी बीसी है उस समय। और जो स्तूप क्या होता है, स्तूप एक जो है उसमें एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, एक सर्कुलर अंडा होता है, एक हर्मिका और एक छत्र। तो देखिए आप यहाँ पे, तो अंडा क्या होता है, अंडा मतलब सेमी सर्कुलर डोम, ठीक है दोस्तों। और हर्मिका क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर फेंसिंग, जनरली इट इज, मतलब अंडा के ऊपर जो रहेगा कौन रहेगा, हर्मिका। और छत्र क्या रहता है, एक अम्ब्रेला छाते की जैसा जो है एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि स्तूप के सबसे ऊपर टॉप में रहता है। तो अगर आप इस फिगर में देखिए तो ये क्या होगा, ये अंडा जैसा स्ट्रक्चर है ना, सेमी सर्कुलर डोम आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये जो है सेमी सर्कुलर डोम के ऊपर क्या है, सेमी सर्कुलर डोम के ऊपर यहाँ आप देखिए हर्मिका है और उसके ऊपर छाते जैसा स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, ये आप जो रेलिंग जैसा दिख रहा है ये हो गया आपका सरकम अम्बुलेटरी पाथ, ठीक दोस्तों, जिसके मतलब चारों तरफ चक्कर लगा के जो है पूजा करते थे बौद्धिज्म। उसके बाद देखिए दोस्तों गेट वगैरह भी बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो ये लोग कोशिश किए कि और भी ज्यादा डेकोरेट किया जाए स्तूपों को। फिर देखिए जो अर्ली फेज थी बुद्धिज्म की, जहां पे जो बुद्धा को किस तरीके डिपिक्ट किया गया है सिंबल्स से, जैसे फुटप्रिंट, स्तूप, लोटस थ्रोन, चक्र, इस तरीके से बताया गया। तो पहले आप देख लीजिए कौन कौन से सिंबल हैं जो अर्ली लाइफ थी बुद्धा की। तो देखिए जब उनका बर्थ जब होता है तो उसको किससे दिखाया जाता है, लोटस या फिर व्हाइट एलिफेंट। रिनंसिएशन, जब वो घर छोड़ते हैं तो उसको किससे दिखाया जाता है, हॉर्स से। और जो हॉर्स का चैरियट जो रहता है उसका क्या नाम था, उसका नाम था छन्ना। और हॉर्स का नाम क्या था, घोड़े क्या नाम था, घोड़े का नाम था कंथका। तो देखिए ये सभी फैक्ट है इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए जब उनको ज्ञान मिलता है, जब उनको एलाइनमेंट मिलता है तो किससे तरीके से दिखाया जाता है, ट्री से, पीपल ट्री से दिखाया जाता है। और जब उन्होंने जब पहला जो सरमन दिया तो उसको दिखाते हैं चक्र से। और जब बुद्ध की जब मृत्यु जब हो जाती है तो उसको किससे शो करते हैं, स्तूप से, ठीक है दोस्तों। बात देखिए दोस्तों जो रेलिंग जो बनवाई जाती थी सरकम एम्बुलेटरी पाथ के चारों तरफ, तो उसमें जो है जातक स्टोरीज जो है लिखी रहती थी। और तोरानाज क्या होते हैं, तोरानाज जो है गेटवे होते हैं, ठीक है। और टोटल हर एक स्तूप के पास टोटल 4 तोरानाज होते हैं, ठीक है। अब ये किससे 4 तोराना क्यों बनवाते थे, जिससे कि ये लोग इक्वलिटी को प्रमोट करते थे कि सभी लोग एक समान है, इसलिए कि जो है चारों दिशाएं एक समान है, तो वो लोगों में इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए लोग तोरानाज बनाते थे। उसके बाद देखिए दोस्तों जो भी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, जो भी बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी मोनूमेंट बनाए जाते थे, उसमें गौतम बुद्ध से रिलेटेड उनके जो भी इवेंट हुए थे उनकी जिंदगी में, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते थे। उन्हीं के बेसिस पे उनको दर्शाने के लिए बनाए जाते थे। या जो जातक स्टोरीज रहती थी उसको भी ये लोग जो भी स्कल्पचर बनाते थे उसके डेकोरेशन में यूज करते थे। दोस्तों जो मेन इवेंट है गौतम बुद्ध से रिलेटेड वो कौन कौन से, जैसे कि जब उनका बर्थ हुआ, जन्म जब हुआ, जब उन्होंने रिनंसिएशन किया, मतलब जब घर को छोड़ा, जो मैंने बातें आपको यहाँ बताई, उसका जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइटनमेंट, धर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, डेथ। और इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, गौतम बुद्ध की कुशीनगर में, ये बात भी याद रखिएगा। और पहला सरमन इन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में इन्होंने पहला सरमन दिया था। और जातक स्टोरीज में जो है कई ढेर सारे जातक, जैसे कि छदांत जातक, उसके बाद विदुर पुंडिता जातक, रूरा जातक, सीबी जातक, वेशांतरा जातक, साम जातक, ये सभी चीजें जो है ना ये जातक स्टोरीज ही हैं, ठीक दोस्तों। जातक क्या है, जातक जो है, तो जातक जो होते हैं वो एक टाइप के लिटरेचर होते हैं, ठीक है, जिसमें जो गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ है, मतलब पिछले जन्मों में सॉरी, जो उनकी जो पिछले जन्म की कहानी जातक स्टोरीज में बताई गई है, ठीक है दोस्तों। तो वही कई ढेर सारे जातक भी हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया। तो देखिए आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप कोशिश करिएगा ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जैसे चैप्टर ये लेक्चर सुन लिए तो उसके बाद आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इससे आपका काफी अच्छे से रिविजन हो पाएगा। जैसे कि आप लिखा हुआ है, विच आर द 4 इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा विच हैज बीन डिपिक्टेड इन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट। तो ये क्वेश्चन आप जान सकते हैं कि जो बर्थ है, उसके बाद जब वो रिनंसिएशन करते हैं, फिर जो पहला सरमन उन्होंने दिया, ठीक दोस्तों, जो जिसको हम क्या कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन, तो वो सभी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इससे आप ही का सबसे मतलब अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। तो दोस्तों देखिए अगर आपको
ये लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों, काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है एक लेक्चर बनाने के लिए, तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और हाँ, लेक्चर को शेयर भी जरूर करिए जिससे कि और जो मेरे भाई बहन हैं उनकी भी हेल्प हो सके। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।